12वीं परीक्षा विशेष एक क्विज श्रृंखला लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल मंथन पर। और आज इस कड़ी में हम तीसरा एपिसोड के साथ आपके बीच हैं, जब हम आपके बीच होंगे 20 प्रश्नों के साथ, और ये 20 प्रश्न होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। तो एन ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट 12वीं 2020 के तीसरे एपिसोड में नेम बॉक्स से एक पर्ची खींचने के लिए आज हम आमंत्रित करते हैं पूजा को। तो पूजा आ रही है हमारे बीच में, ये नेम बॉक्स से खींचेंगे पर्ची और देखना ये है कि पर्ची में किसका नाम आज दर्ज होता है। जिसका भी नाम होगा उससे खींचा गया है पर्ची, और इस पर्ची में है आज के हैं अर्चना कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना कुमारी आपका, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी बधाई, थोड़ा तिरछा ही रखने दीजिए, हाँ तिरछा। ढेर सारी बधाई हो, पहले तो पर्ची में नाम आपका आ गया है और अब शुभकामना भी ले ही लीजिए। 12वीं की परीक्षा देंगी जी सर इसी साल, तो मेरी ओर से, मेरी व्यवस्था की ओर से असीम शुभकामनाएं। अब इस बॉक्स से आपको अपने लिए प्रश्न पत्र खींचने हैं। खींचिए और इधर लाइए। इसमें 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों के लिए विकल्प होंगे और आपको जो विकल्प थोड़ा कठिन लगेगा उसको हम लिख देंगे और तब आप उसको उत्तर देना है। चारों विकल्प सुनने के बाद ही उत्तर दीजिएगा। आरंभ करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, और यानी एपिसोड तीसरा 12वीं 2020 एन ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट के तीसरे एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा? किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ग्लूकोज। ऑप्शन ए K2SO4। K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वही अगला सवाल आपसे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? के की इकाई क्या होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? ए सेकंड इनवर्स, बी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सी लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, डी लीटर प्रति मोल सेकंड। ऑप्शन ए सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और मैं आपको ये बता दूं कि एन ऑर्डर की किसी कोटि की अभिक्रिया अगर एन ऑर्डर की है तो उसके लिए जो स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n एस इनवर्स। पलट के ये भी लिख सकते हैं, मोल का पावर 1 - n, एल का पावर n - 1 और एस इनवर्स। अब अगर n के बदले अगर हम 1 बैठा दें, n के बदले अगर 1 बैठा दें तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1, यानी मोल का पावर 0, 1 - 1 इसका भी पावर 0, तो इतना 1, ये 1 बच जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इस आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको 10 अंक मिलते हैं। यही अगला सवाल है। मैं अपने श्रोताओं को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्विज कॉन्टेस्ट से जुड़े प्रश्नों का PDF देखना चाहते हैं तो आप हमारे एक क्या कहते हैं चैनल को के नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, और टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आकर के आप इसे देख सकते हैं। तो तीसरा सवाल आपके लिए, सवाल तीसरा आपके लिए है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंध रखता है? विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए धनायन के परमाणु संख्या से, बी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, सी ऋणायन के परमाणु संख्या से, डी धनायन के वेग से। ऑप्शन बी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से कंफर्म है? विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और आपके खाते में आते हैं 10 अंक। फैराडे का पहला नियम है W varies Q,
और दूसरा नियम है W भैरिज E। तो ये है पहला, जब ये Q टूटता है तो Q बराबर होता है IT, तो W भैरिज IT, W बराबर ZIT, Z से हम कहते हैं रासायनिक तुल्यांक, और जब इसको तोड़ते हैं तो ये होता है W1/E1 बराबर W2/E2। तो इस तरीके से दूसरा नियम जो होता है वह विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंध रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए चौथा सवाल है। चौथा सवाल आपको बताना है, निम्न में से कौन किसी विलयन का अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है? किसी विलयन का अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। ऑप्शन ए हिमांक का अवनमन, ऑप्शन बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन सी वाष्प दाब का आपेक्षिक घनत्व, और ऑप्शन डी क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान से सुनिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। आप बताइए। प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रकाशीय क्रियाशीलता, बाकी सब है। हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनमन है। जी सर। अर्चना, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, तो उत्तर आपने सही दिया या गलत दिया इसका फैसला मैं करूं, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कितने हैं? नहीं मालूम है? 4 करेक्ट आंसर है, और वहां भी करेक्ट थे, बिल्कुल शेयर कर दिया है। और ये 4 कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते किसको हैं ये पहले हम समझते हैं। तो किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। संख्या पर निर्भर करने वाला गुण को अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरणी दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का फिर अवनमन और प्रासरण दाब, ये 4 हैं जो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म हैं। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन बेरवेदार ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस समझते हैं ना, जिसकी कोई नियत ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, और जिसकी होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो मेरा सवाल यहां पर यह है, कौन इसमें से अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी साधारण नमक। ऑप्शन सी कांच। कांच। कांच जी सर। रवेदार ठोस नहीं है, यानी क्रिस्टलीय ठोस ये नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। और बाकी जो हो गया वो क्रिस्टलीय है, अर्थात निश्चित ज्यामितीय आकृति है। अक्रिस्टलीय ठोस को मतलब हम लोग कहते हैं स्यूडो सॉलिड भी। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतलित द्रव। तो कांच स्यूडो सॉलिड है, भ्रम में डाल देता है लोगों को, ये सत्य सॉलिड नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं ट्रू सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं स्यूडो सॉलिड। अगला सवाल आपसे है, कांच के अलावे आप अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कोई दे सकती हैं? कांच के अलावे चलिए मैं आपकी मदद मैं कर देता हूं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं रबर हैं, मोम हैं, बटर हम लोग जो देखते हैं मक्खन वक्खन वाला, तो ठोस जैसा हो गया है लेकिन वो ठोस है नहीं, धोखा में डाल रहा है। स्टार्च, ये सब के सब हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के हैं। अगला सवाल आपसे है, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लिखते हैं, वेग बराबर है ऐसे के ए एक्स बी वाई। दिखाई दे रहा है? जी सर। अब आपको बताना है इसकी कोटि क्या होगी। ऑप्शन ए x माइनस वाई, ऑप्शन बी x गुणे वाई, ऑप्शन सी x बटे वाई, ऑप्शन डी x प्लस वाई। ऑप्शन डी x प्लस वाई। x प्लस वाई, बिल्कुल जी आप सही हैं। और एक सवाल है, बिल्कुल 10 अंक आपको मिलते हैं सही उत्तर देने के लिए। और अब बताइए, अगर हमने ऐसा कर दिया वेग बराबर के, ये सवाल आपके लिए मार्क्स का नहीं है, सही गलत आपका नहीं। आप ये बता सकते हैं इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? अब यहाँ देखिए 2 + 1 माने कितना? 3। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 2 + 1 यानी कि 3 होगा। और अगला सवाल आपसे है, हम 4 बोलेंगे, 4 पदार्थ बोलेंगे, इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लायोफिलिक कोलाइड है? लेकिन पहले फिलिक शब्द का अर्थ समझते हैं, थोड़ा हम समझाते हैं फिलिक का अर्थ क्या होता है। लायोफिलिक में एक शब्द है ना फिलिक,
फिलिक शब्द जो है वो लैटिन वर्ड फिलिया से लिया है, फिलोस से। फिलोस का अर्थ होता है लविंग, लिक्विड लविंग। अब फोबिक, फोब होता है हेटिंग, हेट करने वाला, घृणा करने वाला, यानी लिक्विड फियरिंग, लिक्विड हैटिंग, लिक्विड से घृणा करने वाला। तो लायोफोबिक, लिक्विड से प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला, तो लायोफिलिक। आपको बताना है निम्न में से कौन लायोफिलिक है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी रक्त। ऑप्शन बी गूंद। गोंद लायोफिलिक है। जी। डर लगता है उसको कि मोहब्बत है। फिलिक की फोबिक? फिलिक है। फिलिक है, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी हाफ क्या होता है। ऑप्शन ए 0.6/k, हम लिख देते हैं 0.693/k, 0.683/k और 0.10/k। ये चार में A B C D इसमें से क्या? ऑप्शन बी 0.693/k। 0.693/k प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु है। जी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है और आपको मिलते हैं 10 अंक। अर्धायु समझते हैं किसी अभिक्रिया का आधा जितना समय में पूर्ण हो जाए, या यूं समझ ले प्रतिकारक का सांद्रण जितने समय में आधा हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु। 50% जब पूरा हो जाए तो। अगला सवाल आपसे है, 9वां सवाल है, एक फैराडे, अगर हम किसी बिलियन से एक फैराडे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उससे जो हमें पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे। ध्यान से सुने, एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अर्थात एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ होता है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बता सकते हैं एक फैराडे में कितना होता है? 96,500 प्रति मोल इनवर्स। हाँ, यानी कुलों प्रति मोल। करेक्ट उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। परमाणु भार पर, ग्राम मोल पर, अनुभार पर, सक्रिय भार पर। सक्रिय भार पर। सक्रिय भार पर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वहीं अगला सवाल आपसे है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर धनोद पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा और कैथोड पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा। ध्यान से सुनेंगे, एनोड हमने पहले बोला है, यानी धनोद पर कौन सा और कैथोड पर कौन सा। इसलिए विकल्प को बहुत ध्यान में सुनेंगे से देखेंगे। पहला है F2Na, बी है F2H2, सी है NaF2 और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से, यानी एनोड पर पहले जो हमने लिखा है वो एनोड पर और बाद में लिखा है वो कैथोड पर। तो सोडियम फ्लोराइड के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर क्या और कैथोड पर क्या होगा। एनोड पर F2 और कैथोड पर Na, यानी एनोड पर फ्लोरीन और कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, अगला सवाल है, हम जो ग्राफ खींच रहे हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। कौन सा ग्राफ शून्य कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा यदि सांद्रण और समय के सापेक्ष ये ग्राफ खींचा गया है। चलिए, ये है आपके लिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शून्य कोटि अभिक्रिया, ध्यान से सुन लें,
शून्य कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये सांद्रण का है, ये टाइम का है, आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 अंक। और इस कड़ी में अगला सवाल आपसे है, बीसीसी इकाई नाम सुने हैं? जी सर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में खाली जगह, मुक्त जगह कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन दे? 68, 32, 30, 70। 32% बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और आपको मिलते हैं 10 अंक। वही 14वां सवाल है। 13 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल है, हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना एक क्रिस्टल प्राप्त करता है। जब एक धातु को क्रिस्टलाइजेशन कराया जा रहा है तो वह HCP स्ट्रक्चर को प्राप्त करता है। आपको बताना यह है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे कि हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन डी 12। 12 हेक्सागोनल के लिए। जी सर। 2 के लिए कितना होता? 2 के लिए अगर होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी बता सकते हैं? अगर ये समन्वय संख्या 2 हो, समन्वय संख्या 2 तो ज्योमेट्री क्या होगी, आकृति क्या होगी? रेखीय आकृति होगी। और अभी क्या होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या? ऑक्टाहेड्रल। अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या 12। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और घबराइए नहीं, बिल्कुल शांत होकर के प्रश्न को सुन करके उत्तर दें। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, किसी क्रिस्टल के नियत कण के निकटस्थ कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, और समन्वय संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्योमेट्री का निर्धारण करता है। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्रायंगुलर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 8 के लिए BCC और 12 के लिए FCC या HCP होता है। और 15वां प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड, पहले जो बोलेंगे वो चतुष्फलकीय और बाद वाले अष्टफलकीय। ऑप्शन ए BCC FCC, ऑप्शन बी HCP और सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन सी HCP CCP और ऑप्शन डी BCC और HCP। ऑप्शन सी HCP और CCP। HCP और CCP करेक्ट आंसर है। 15 के 15 सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में से कौन ऐसा है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई इकाइयों का सहारा लेना पड़ता है। मैं विलयन की सांद्रता की कुछ इकाई का नाम बोलूंगा और उसमें से आपको बताना यह है कि इनमें से कौन है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन पहला ए नॉर्मलिटी, बी फॉर्मलिटी, सी मोलरिटी एंड डी मोलरिटी। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोललिटी। मोललिटी मोललता। जी बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और मोललिटी को मोललता कहते हैं। बाकी सब के सब जो हैं नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी और मोलरिटी, ये सब आयतन पर हैं। इनके प्रति एकांक आयतन में विलय के कणों की संख्या के आधार पर उनका सांद्रण व्यक्त किया जाता है। वही मोलरिटी ऐसा है जिसमें विलय के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या के विलय के मोलों की संख्या को मोललिटी कहते हैं। इसलिए यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो आयतन पर निर्भर करता है वह ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि वायल्स साहब के अनुसार ताप आयतन को सीधे प्रभावित करता है। V/HT। अगला सवाल आपसे है, प्रासरणी दाब को जब बढ़ाया जाएगा तो निम्न में से क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा, ताप घट जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा,
इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाएगा, यानी प्रसारण ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा। जी सर। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है बगैर देर के हुए 18वां सवाल आपसे। मैं 4 सेलों का नाम बोलने जा रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सेल ऐसा है जो सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। पहला लेक्लांसे सेल, बी लेड स्टोरेज, सी सांद्रण सेल, डी इनमें से कोई नहीं। लेड स्टोरेज लेड स्टोरेज सेल है, करेक्ट आंसर है। और आपके खाते आते हैं 180 अंक। 2 अंक छोड़ के भी, 2 यानी 20 अंक छोड़ के भी आप जा सकती हैं। नहीं जाएंगी। चलिए, तो 19वां प्रश्न आपसे है। एक पदार्थ, एक विलयन है जिसमें विलय के मोलों की संख्या है स्मॉल एन, विलय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल एन। तो आपको बताना है विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज हम आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए स्मॉल एन बटे एन प्लस एन, ऑप्शन बी कैपिटल एन बटे एन प्लस एन, ऑप्शन सी एन प्लस एन बटे एन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जी। विलय के मोल प्रभाज इनमें से कोई नहीं। आप गलत हो गए हैं और सही आंसर होगा नहीं सर। क्यों नहीं होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या होगा, और आप गलत हो गई हैं। अच्छा, चलिए अगला सवाल है। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए वास्तविक घोल, ऑप्शन बी कोई भी घोल, ऑप्शन सी कोलाइड इनमें से कोई नहीं। वास्तविक घोल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है, होता है। बहुत बहुत शानदार उत्तर आपने दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20